सो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आज आपको मैंने बताया है कि हम करने वाले हैं ऑल सेट के फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, यानी आपके क्लास 12 जैक बोर्ड का मॉडल पेपर में जितने न्यूमेरिकल्स हैं 5 सेट में, सभी फाइव का हम सारी 5 सेट का हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और यहाँ से आपको 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेट 1 का। हम देखते हैं क्वेश्चन सेट 1 में कौन से क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, यानी फाई दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन। कहता है इस पर एक लाइट की जिसकी फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पे, और फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है, तो बताओ उसमें यानी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। पहला पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी इंसिडेंट इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमें वर्क फंक्शन पता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दी, फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी एच न्यू करके। एच की वैल्यू रख दिया हमने, न्यू की वैल्यू यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखा। इसको वैल्यू रखोगे तो ये आपका जूल में आएगा, लेकिन क्या करना है कि आपको जो वर्क फंक्शन दिया है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसको भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने के लिए, यहाँ पर नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाए आपकी आ जाएगी, यानी आपकी इंसिडेंट एनर्जी की एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2.48 इक्वल टू 2.14 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए कितनी आएगी, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट पूछा है हमसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो। तो देखो ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, या वी नॉट होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ से वी नॉट इक्वल टू क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइड बाई ई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आया था, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई कर लेंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो पोटेंशियल आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद पूछा है हम कि बताओ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी, यानी अधिकतम गति कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने याद लेंगे। देखो अब थोड़ा ध्यान से करना कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, यहाँ पर इसको आपको जूल में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आई थी, ये आता आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। ठीक है, इंटू कर लेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी आ जाएगी जूल में, है ना। और उसको आप डिवाइड कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसी को ध्यान देना है कि यहाँ पर जब 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब जाके आपकी एनर्जी आ जाएगी जूल में। ठीक है, रख के सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू, तो मैक्सिमम आएगा जो आपका वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन है, याद करके जाना अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाता है, हूबहू यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप भी अपने से एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि वैल्यू कितनी आती है। हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ इसलिए आपको अपना कैलकुलेशन यहाँ पर करना है ना, अपना कैलकुलेशन सॉल्व करके लाना है आंसर। इसके बाद आता है हमारा मॉडल सेट 2 में कौन सा क्वेश्चन था, मॉडल सेट में एक ही क्वेश्चन था, मॉडल सेट 2 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा था फिर से वही चीज कि मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 7 था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने भी बताया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो ई वी नॉट होता है, जहां पर वी नॉट हमारा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू हो जाएगा ई वी नॉट, ई से ई कैंसिल आउट हुआ, बच गया वी नॉट इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आता है सर इसकी वैल्यू +5 लिखे या -5। तो मैं कहता हूँ कुछ भी लिखो, अगर तुमने पूछा है सिर्फ मैग्नीट्यूड तो 5 वोल्ट लिख सकते हो, लेकिन है ना, और अगर पूछा है कि नहीं विथ साइन बताओ तो आप चाहे तो इसको विथ साइन बता सकते हैं ना। तो +5 या -5 कुछ भी लिखोगे दोनों चलेगा, यानी वी नॉट की वैल्यू चाहो तो मैं कहूंगा, या फिर आप एक ही बात रखो -5 वोल्ट लिखना, है ना। तो फाइनल आंसर लिखना -5 वोल्ट चलेगा। ठीक है, -5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे भी आपको दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर जो टॉपिक चेक करेगा वो समझ आता है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है क्या है, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप चाहे तो +5 वोल्ट -5 वोल्ट कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप -5 वोल्ट रखना, कोई दिक्कत नहीं है ना, -5 वोल्ट। इस पर आता है क्वेश्चन नंबर 8, सेट 2 में था हमारा। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, ना
ये आपको यहाँ पर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया है। तो देखो यह ई वाई दिया है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक, इक्वल टू 0.5 इंटू कॉस 2 पाई इंटू 10⁸ इंटू टी माइनस एक्सी, है ना। अब देखो यहाँ पर जो एक्सी लिखा हुआ है दिखेगा आपको यहाँ पर, है ना, ये एक्स, ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस में है, और आपका जो वेव ट्रेवल कर रहा है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल करता है आपका एक्स डायरेक्शन में। इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जो एक्स बताता है ना, एक्स बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव किधर चल रहा है ना, ये बता रहा है। तो ये कहाँ चल रहा है, ये चलता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। ठीक है, किसमें चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो हमने पूछा कि डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड तो वही होता है जो आपको दिख रहा है 0.5, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा सिंपल सा 0.5 मीटर। ठीक है, वैसे इन्होंने यहाँ पे यूनिट लिखा नहीं है, लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखा है तो आप 0.5 मीटर लिख सकते हो, या फिर आप चाहते हो इसको 0.5 यूनिट लिख सकते हो ना। आप चाहते हो इसको क्या लिख लेना, इसको आप चाहे तो 0.5 यूनिट लिख लेना, क्योंकि, है ना, क्योंकि वहां पर मीटर सेंटीमीटर उसने कुछ कहा नहीं है, तो हम यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, फिर पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो आपका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मैंने ही बताया था कहाँ चल रहा है वेव, यानी वेव कहाँ चला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है एक्स वाई एक्सिस में, और वेव कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में। तो ये तो हो जाएगा एक्स एक्सिस में चला हमारा वेव। और थर्ड पार्ट पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है सी क्रॉस बी, है ना, ये चीज। अब देखो हम क्या रख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड चला था हमारा वाई एक्सिस में था, तो वाई एक्सिस का हमने लिख लिया जे वेक्टर। सी हमारा वेव इधर चल रहा है, वेव चल रहा है हमारा एक्स एक्सिस में, इसको लिख लिया हमने आई। अब बताओ जे इक्वल टू, अच्छा आई क्रॉस क्या लिखेंगे कि जे आ जाए, तो आई क्रॉस माइनस के, है ना, आई क्रॉस माइनस के आता है, आई क्रॉस माइनस के आता है हमारा जे आता है। ठीक है, यानी हमारा के, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर चलना चाहिए था, वो उसका जो डायरेक्शन, जो चलने का डायरेक्शन है वो किधर होना चाहिए, वो माइनस के में होना चाहिए, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में हमारा चलना चाहिए। कौन सा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पूछा था किस डायरेक्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, वीडियो को देखना, ध्यान ध्यान से आंसर लिखना, बात समझ आ गया। इसके बाद सेट नंबर 2 में भी देखो फिर से तीसरा क्वेश्चन है ना, सेट नंबर 2 में उन्होंने 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था फिर से। कह रहा है दो स्लिट्स आर मेड ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट, दो स्लिट्स है जिनके बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर अपार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। ठीक है, ये कितना देता है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक, एंड द स्किन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, है ना, स्किन कहाँ प्लेस किया है स्लिट से 1 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है ना, और ये कितना है 1 मीटर, सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लिखा है व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, यानी फ्रिंज विड्थ बता दो व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, है ना। तो हमने पूछा कि अगर वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं वो 500 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो पूछा था बता दो कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बी इक्वल टू होता है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, वैल्यू क्या क्या हमने सब वैल्यू को हमने पुट कर दिया, 500 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी हो गया 1 मीटर, और सेपरेशन है जो स्लिट के बीच का वो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। रख के सॉल्व करते हैं पूरी वैल्यू को, कितनी आ जाएगी, है ना, इस पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपकी जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा, यानी जो फ्रिंज का विड्थ होगा वो कितना होगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और याद रखना फ्रिंज विड्थ सब इक्वल होता है, जितना फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज का होगा उतना ही ब्राइट फ्रिंज का होगा, नहीं फ्रिंज विड्थ इक्वल होता है, चाहे वो काली स्किन हो चाहे वो व्हाइट स्किन हो, यानी वो चमकीली स्किन हो ना, चमकीली फ्रिंज हो, दोनों फ्रिंज के लिए चौड़ाई बराबर होती है, ये भी याद रखना। इस पर देखो फिर से सेट नंबर 2 में, सेट नंबर 2 में फोर्थ क्वेश्चन पूछ लिया गया डायोड का, है ना। तो इसमें मैंने सिर्फ कौन सा पार्ट करेंगे इसमें पार्ट करने वाले सिर्फ बी पार्ट को, है ना, क्योंकि बी पार्ट ही हमसे न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट पार्ट देखते आप एक थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है। बी पार्ट पूछा है कि बताओ इसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस में कौन सा रिवर्स बायस में। पहले क्या करते हैं, थोड़ा चीजों को अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा +5 वोल्ट है, ठीक है, ऊपर में आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये +7 वोल्ट है, ये हमारा -10 वोल्ट है, ये हमारा ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ठीक, फिर से यहाँ पर -10 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल है -5 वोल्ट। चेक करते जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम कर लेते हैं, ये होता है डायोड का पी साइड, ये एन साइड, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा पी, फिर से ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा पी। बात समझ आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा, कहते हैं फॉरवर्ड बायस कब होता है, फॉरवर्ड बायस तब होता है जब क्या करते हैं, जब हम बैटरी के, है ना, मतलब डायोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जुड़ा होगा, है ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी कहने का मतलब नहीं है, मैंने कि हायर पोटेंशियल पी साइड के जुड़ा होगा तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायस,
और अगर हायर पोटेंशियल जुड़ा होगा एन साइड के साथ तो बोलेंगे रिवर्स बायस। अब थोड़ा ध्यान देखो यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस 7 वोल्ट है और प्लस 5 वोल्ट है। हायर पोटेंशियल किसका है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो प्लस 7 वोल्ट, मतलब ये नेट हो जाएगा। ठीक, अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है नेगेटिव के साइड और लोअर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है पी साइड के साथ, तो ये किस टाइप का बायसिंग हो जाएगा, रिवर्स बायस, है ना, क्योंकि पी साइड जुड़ा हुआ है लो पोटेंशियल के साथ और एन साइड जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल के साथ, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स बायस बोलते हैं, यानी इसको हम पांच दिशिक बायस बोलते हैं। सेकंड पार्ट में आते हैं, थोड़ा चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखो कौन हायर पोटेंशियल, एक -10 वोल्ट है और एक 0 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल कौन हो गया, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिख लेते हैं ना, इसको लिखते हैं लो पोटेंशियल, है ना, ये लो पोटेंशियल पर है और ये हाई पोटेंशियल पर है। ठीक, यहाँ चेक करते हैं, 0 वोल्ट हो जाएगा हाई पोटेंशियल, है ना, ठीक है, और एक क्या है, एक है माइनस, माइनस मतलब लो, क्योंकि 0 के कंपेयर में -10 कम है। ठीक, तो यहाँ पर चेक करते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए, तो हाई पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है पी साइड और लो पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है एन साइड, तो किस टाइप का बायस हो गया, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस, है ना, क्योंकि जब क्या कहते हैं, जब हम पी साइड को जोड़ते हैं हाई पोटेंशियल पे और लो पोटेंशियल को जोड़ते हैं एन साइड से, तो हमारा होता है फॉरवर्ड बायस। थर्ड चेक करते हैं, तो -5 वोल्ट और माइनस माइनस 10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट हमारा हो जाएगा लो पोटेंशियल पर है और -5 वोल्ट हाई पोटेंशियल पर है, मतलब कौन किसकी वैल्यू ज्यादा है, -5 या -10, तो बोलोगे सर -5 ज्यादा होता है -10 कंपेयर। ठीक है, अब देखो फिर से हाई पोटेंशियल जुड़ा हुआ है पी साइड के साथ और लो पोटेंशियल जुड़ा हुआ है एन साइड के साथ, तो कैसा बायस होगा, ये फिर से हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बात समझ आ गया, यानी ये हो जाएगा हमारा टोटल तरीका सॉल्व करने का। बात समझ आ गया यहाँ पर, इस तरह से आपको पूरा का पूरा चीजें सॉल्व करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इस पर आता है सेट नंबर 3, है ना, सेट नंबर 2 में आपने देखा होगा 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सेट नंबर 3 की बात करते हैं, सेट नंबर 3 में आपका क्वेश्चन 6 से पूछा गया है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है 2 लेंसेज 10 डायोप्टर एंड 1 डायोप्टर, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो देखो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। अब बताओ ये एफ ओ एफ ई है कौन, एफ ओ होता है हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और एफ ई होता है हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब यहाँ बताओ कौन फोकल लेंथ है ना, ये 10 डायोप्टर है और ये 1 डायोप्टर, इसमें तो कहा नहीं है कि कौन हमारा आईपीस का फोकल लेंथ है, यानी किसका वो पावर दिया हुआ है, 10 डायोप्टर किसका पावर है, आईपीस का या फिर ऑब्जेक्टिव का, ये तो कुछ कहा नहीं है। ठीक, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीफाइंग पावर, जहाँ पता है हमेशा क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर हमेशा मच मच ग्रेटर देन 1 होना, यानी ये 1 से ज्यादा होता है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, यानी हमारा ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी हमारा एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई होना चाहिए। ठीक, एफ ओ क्या होता है 1 अपॉन डी ओ इक्वल टू 1 अपॉन डी ई। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हम इसको, तो यहां से क्या सकते हैं, दिस इंप्लाई लिख सकते हैं कि आईपीस का पावर ज्यादा होगा, है ना, डी यूनिट इसको पी लिखते हैं, पावर लिख लेते हैं ना इसको, तो 1 अपॉन हो जाएगा पी नॉट, यानी पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और डिवाइड बाय पावर ऑफ आईपीस। यहाँ सॉल्व करेंगे तो पावर ऑफ आईपीस ज्यादा होगा पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव से, है ना, तो बताओ मैंने क्या कहा, पावर ऑफ आईपीस ज्यादा आना चाहिए, तो पावर ऑफ आईपीस क्या है, पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा किसका है, देखो 10 डायोप्टर, मतलब 10 डायोप्टर क्या है, ये आईपीस का पावर है, और पीओ क्या है, ये पीओ कम होना चाहिए, तो ये पीओ कम है किसका है, 1 डायोप्टर, यानी ये ऑब्जेक्टिव का पावर हो गया। तो फोकल का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एपी, एफ ओ हमने क्या लिखा है 1 अपॉन, है ना, एफ ओ हमने क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन पीओ और एफ ई से 1 अपॉन पीई। ठीक है, उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा पीई अपॉन पी नॉट, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक, अब या तो मेरे को तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये भी था, हमें पता है पावर हमेशा 1 से ज्यादा होती है ना, टेलीस्कोप है, हम चीज किसी चीज का इलाज में देखना चाह रहे हैं, तो इमेज लाइव दिखेगा तो ऑब्वियस बात है पावर ज्यादा होना चाहिए। अब पावर ज्यादा क्या होता है, या तो 10/1 या तो 1/10, 1/10 करोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमें तो पावर हमें बड़ा इमेज दिखना है ना, अगर बड़ा इमेज दिखना है तो पावर 1 से यानी इसकी मैग्नीफाइंग पावर एम ई, है मैग्नीफाइंग पावर 1 से ज्यादा होना चाहिए ना, मैंने यहाँ लिखा ना मैग्नीफाइंग पावर 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कि 10/1 होना चाहिए, ताकि इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर 10 हो गया है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये टेलीस्कोप के साथ दिखाएगा हमें, है ना, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर है तो ये लेंस हमें, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो हमें इसका इमेज 10 सेंटीमीटर दिखाएगा, मतलब 10 गुना बड़ा इमेज हमें दिखाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया कैसे आता है 10 डायोप्टर, ये हो गया। इस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फिर से सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देखोगे ये क्वेश्चन सेम है ना, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सेट नंबर 1 में भी आपको सेम क्वेश्चन लिखा होगा कि वह फंक्शन दिया था सीजियम मेटल का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं 6 × 10⁻14 हर्ट्ज को, तो पूछा है कि
व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, ठीक। तो वर्क फंक्शन दिया है हमें और यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें पता है हम क्या निकालते हैं इसके बाद, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन मैंने वहां भी कैलकुलेट किया था 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻40, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ये जूल में आता है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे 1.6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वहां पर पहले मैंने इसको सॉल्व किया था, वैल्यू कितनी आई थी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर पुट करें तो 2.48 इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन 2.14 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें बस एक ही पार्ट पूछा गया था, लेकिन ये स्टेप नंबर 1 का सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। डाटा हो सकता है एग्जाम में थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है, प्रोसेस आपको बस पता होना चाहिए। और कैलकुलेशन में कह रहा हूँ बार बार, नोट्स को देख के ना जो मैं बता रहा हूँ इसको अपना हैंड रिटन नोट्स यानी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन खुद से करो कि क्या आपका भी इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारा आंसर आपसे डिफरेंट आ रहा है। ओके, अब आते हैं अगला क्वेश्चन है। फिर देखो सेट नंबर 3 में आपका अगला क्वेश्चन आता है, थर्ड न्यूमेरिकल आ गया है ना, तीसरा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 12 में अभी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लिखा था व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, पूरा इसमें क्या चेंज आएगा अगर हम स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। यानी स्क्रीन को हम मूव करा रहे हैं, स्क्रीन मूव करा रहे हैं मतलब कैपिटल डी को बढ़ा रहे हैं। अब देखो कैपिटल डी को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब बीटा क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के है, दिख रहा है ऊपर में, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अगर डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, है ना, यानी बीटा बढ़ेगा, मतलब अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे स्क्रीन और स्लिट का, कैपिटल डी बढ़ेगा तो बीटा ही बढ़ेगा, मतलब फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यानी लैम्डा अगर हम कम करेंगे। तो फिर से देखो यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में है ना, इक्वेशन नंबर आप चेक कर लो 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में फिर से ध्यान दो कि बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक। अब अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा, है ना, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी अगर वेवलेंथ को अगर हम घटाएंगे, है ना, अगर हम वेवलेंथ को अगर हम घटाएंगे तो जो फ्रिंज विड्थ है वो भी घटेगा, है ना, यानी फ्रिंज विड्थ बीटा भी हमारा घटेगा, ठीक। थर्ड पार्ट करा कि द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज, ठीक है। तो फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो बीटा है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, ठीक। तो अगर डी इंक्रीज करेंगे, है ना, अगर स्मॉल डी अगर बढ़ाते हैं तो बीटा क्या करेगा, अगर स्मॉल डी घटेगा तो बीटा, अगर स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घटेगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली चल रहा है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट चलता है। तो इस कैप स्मॉल डी बढ़ेगा तो बीटा हमारा घटेगा, यानी फ्रिंज विड्थ क्या करेगा, घटेगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखना था, है ना, 3 पॉइंट में, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 3 पार्ट में पूछा गया, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इसमें कि अगर पूरे सिस्टम को अगर एक लिक्विड में डाल दे तो बताओ क्या होगा फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसका मुझे कमेंट करके आंसर में बताना कि अगर पूरे सिस्टम को, यानी पूरे एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी लिक्विड में अगर हम सबमर्ज कर दें ना, वाटर में सबमर्ज कर दे, तो बताओ फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, वो मुझे बता देना, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फिर से देखो सेट नंबर 3 में ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 24 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो कहता है कैलकुलेट इस फोकल लेंथ इन एयर, तो बताओ एयर में इसका फोकल लेंथ कितना होगा। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं सबसे पहले। फोकल लेंथ क्या होता है एयर में, इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये उत्तल लेंस है ना, यानी इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। तो म्यू की वैल्यू होगी 1.6 माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 1/24 माइनस 1/-24, क्योंकि एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो दूसरे का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/24 ना, ऐड हो जाएगा, तो ये 12 आ गया। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1/2, ठीक है। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कब आपका 1/20, यानी इसको कह सकते हो 0.5, है ना, 0.05, है ना, 0.05 ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू, है ना, 1/f की वैल्यू, 1/f की वैल्यू होगी 1/20। तो यहाँ से आपका f कितना आ जाएगा, यानी आपका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी।
क्योंकि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है ना, सेकंड पार्ट देखो अच्छे से। सेकंड पार्ट पूछा गया है कि इफ स्लिट इज अ लेंस इज स्प्लिट वर्टिकली इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये मेरे पास अगर फोकल लेंथ होता है ना, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने बीचों बीच से कट कर दिया ऐसे ना, वर्टिकल, देखो वर्टिकल ऐसे काट करते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली काट करना, है ना, यानी कि लंबवत। तो हमें अब ये लेंस कैसे दिखाई देगा, एक पार्ट हमें ऐसा दिखाई देगा, है ना, किसी एक पार्ट को देख लो, और एक पार्ट हमें ऐसा दिखाई देगा। तो हम एक पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है, किसी एक पार्ट को लेके चलते हैं कि मान लो अगर ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक। अब इसका जो R1 होगा, ये R1 कितना है, ये तो हमें 24 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक। अब जो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस साइड क्या है, ये प्लेन है ना, प्लेन, इसका हमने फोकल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम R2 डैश लिखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि प्लेन लेंस यानी प्लेन ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब मान लो इसका नया फोकल लेंथ एफ डैश है, तो एफ डैश वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 डैश, ठीक है। म्यू की वैल्यू वही 1.6 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक। 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/24 माइनस 1/इन्फिनिटी, है ना, ये इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो हो जाएगा 0.6 इंटू 1/24, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 1/एफ डैश, तो 1/एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू 4, यानी इसको और सॉल्व करें तो 1/एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/40, यानी दिस इंप्लाइज कि नया जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जा रहा है, 40 सेंटीमीटर, है ना। यानी पहले फोकल लेंथ कितना आया था, पहले फोकल लेंथ था 20 सेंटीमीटर, अब इसको अगर वर्टिकली अगर स्प्लिट कर दोगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर, यानी डबल हो जाता है ना। पहले कितना आ रहा था, पहले देखो आपको पहले आंसर आ रहा था आपका 20 सेंटीमीटर, और अब कितना आ गया, अब आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो जब भी हम वर्टिकली कट करते हैं तो 40 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ में एक और क्वेश्चन पूछा था, ये मैं आपको साइड क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर को क्यू लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन ए, अगर इसी लेंथ को अगर हम ऐसे काट करते ना, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कट करते, तो बताओ एक पार्ट हमें ऐसा दिखाई देता, ठीक है, बताओ इसका फोकल लेंथ कितना होता ना, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, मुझे आंसर में बताना ना कमेंट करके, ठीक है। और टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर मुझे इसका आंसर लिख के भेजना ना कि इसका फोकल आंसर कितना आएगा, है ना, एक पार्ट का। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 16, देखो सेट नंबर 3 से फिर से क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 16 पूछा गया, इसका एक पार्ट हम करेंगे सिर्फ। क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट तो वो उसका प्रूफ है, वो प्रूफ मैंने कराया हुआ है पूरा, है ना। हम सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, है ना। तो करंट यानी सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया है, यानी हमसे आई आरएमएस पूछा गया है। याद रखना जो हमें 110 वोल्ट होता है ना, ये हमारा वोल्टेज आरएमएस होता है हमेशा, है ना यार, इसको वी नॉट कभी मत लेना, ये पीक वैल्यू नहीं होती है। पीक वैल्यू के लिए वो साफ साफ वहां मेंशन किया होता है कि पीक वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू वो लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा है मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। कैपेसिटर भी हमें पता है, ठीक है, तो क्या होगा हमें पता है, कैपेसिटर में दिया 60 माइक्रोफैराड, आरएमएस दिया हमें 110 वोल्ट, मैंने कहा था पहले, और फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज। आरएमएस हमें फाइंड आउट करना है, करंट हमें आईआरएमएस फाइंड आउट करना है, तो वी आरएमएस इक्वल टू होता है आई आरएमएस इंटू एक्सी, है ना। एक्सी कैसे निकालते हैं, तो आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन एक्सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और 1 अपॉन एक्सी को लिखते हैं, एक्सी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, तो वी आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा वी आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा वी आरएमएस इंटू ओमेगा सी, वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ओमेगा सी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू सी, वी आरएमएस हो गया 110, 2 पाई की 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60, और कैपेसिटेंस दिया था 60 माइक्रोफैराड, मतलब 60 इंटू 10⁻⁶। पूरी वैल्यू लग के सॉल्व करना, वैल्यू आएगा आपका 20.72 एम्पियर, है ना। तो इतना तक करंट आपका आता है, यानी करंट जो आपका फ्लो करेगा आईआरएमएस वैल्यू, तो ये आईआरएमएस कितना होता है हमारा 20.72 एम्पियर होता है हमारा आरएमएस वैल्यू। तो अगर आपसे पीक वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या करोगे, अगर आपसे पीक पूछा जाता आई नॉट तो क्या करते हैं, आई आर एम एस डिवाइड बाई √2 कर लेते हैं। तो आपसे अगर पीक पूछा जाता, ठीक है, तो पीक कैसे निकालते हैं, तो आई नॉट पूछा जाता, आई नॉट की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस हो जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता तो ये लिखते हैं ना, ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है ना, इसलिए तो आंसर तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमसे आई आर एम एस पूछा था, तो यहीं पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पीक पूछा जाएगा तो इसको आप बस √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आता है सेट नंबर 4, है ना। सेट नंबर 4 का देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर।
तो सेट नंबर 4 में अगर देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने पहले ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, ये ईवी नॉट के इक्वल होता है, जहां पर वी नॉट होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ आ गया, ये होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ईवी नॉट, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हुआ, हमारा वी नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई, है ना। अब ये जो हम जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम हमेशा अप्लाई करते हैं नेगेटिव, है ना। तो वैल्यू को आप एग्जाम में नेगेटिव लिखना है ना, -3 वोल्ट। ठीक, अगर किसी ने गलती से 3 वोल्ट भी लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं कटना चाहिए, है ना, मार्क्स नहीं कटना चाहिए। लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तो हम चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है ऐसे बहुत तेजी से, समझना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, ये ऊपर भाग रहा है सब, इसको मुझे रोकना है ना। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऐसे से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे लोग, इसको रोकना है तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन रोकेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को कौन रोकेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो हमें कैसा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव, ताकि नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी रोकेगा। और हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कितना पोटेंशियल अप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, ना चले, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी रुक जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने कहा कि इसका आंसर आप चाहो तो एग्जाम में, मैं कहूंगा आप एग्जाम में -3 वोल्ट ही लिखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, तो आप 3 वोल्ट भी लिखोगे तो चलेगा, कोई गलत नहीं है ना, दोनों आंसर सही है। लेकिन प्रेफर करना कि -3 वोल्ट लिखना हमेशा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में रेट है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास if the near point of observer is 25 centimeter from the eye and the lens is held close to eye, then calculate the distance of the object from the lens and angular, and सेकंड पार्ट पूछा है इसका हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखो ये क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको एक इमेज का है ना, एक लेंस में इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनता है ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए। तो हमें दिया था क्या, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है ना, पहले हमेशा फोकल लेंथ है, कैसा लेंथ है, कन्वर्जिंग लेंथ मतलब उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है 6.25। ठीक, अच्छा जब भी हम यहाँ पर इसका हमें अगर मैग्नीफाइंग इमेज दिखता है कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो कैसा दिखता है, तो जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही हमारा इमेज बनता है ना। यानी जिधर रे लाइट जा रही है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज बन रहा है। देखो रे जा रही आगे, रे चली आगे, तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना इसके पीछे, है ना। तो जो हमारा इमेज जो यानी हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, नेगेटिव होगा, और वो कितना होगा, -25 सेंटीमीटर। देखिए उसने क्वेश्चन पे कहाँ पर आया है कि जो नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है वो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई है, मतलब जो फाइनल इमेज हमें दिखाई देगा वो इमेज हमें 25 सेंटीमीटर पर दिखाई देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे लेंस का, 1/v - 1/, इक्वल टू 1/f, वैल्यू यानी 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/v - 1/f। ठीक, यानी 1/u की वैल्यू निकालोगे 1/-1/25 है, v की वैल्यू कितनी -25 माइनस, और u की वैल्यू, f की वैल्यू हो जाएगी 1/6.25। पूरी वैल्यू को रख के ऐसे आप सॉल्व करना, है ना। u 1/u की वैल्यू हो जाएगी -5/25, तो बच जाएगा -1/5। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपका -5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बिहाइंड द लेंस है, यानी आप सिर्फ -5 सेंटीमीटर भी लिखोगे तो चलेगा, तो चल जाएगा कि लेंस के पीछे रखा हुआ है ना, बिहाइंड द लेंस यानी लेंस के पीछे रखा हुआ है। अब आता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = 1 + d/f। तो ये तो आपको सब कुछ पहले दिया हुआ था, है ना। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू आप रखेंगे वो ना, वो आप सारे पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनता है, यानी इसका जो मैग्नीफाइंग इमेज दिखता है वो हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इमेज ऊपर बनता है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, सीधा, है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू को हम नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं। तो 1 + d की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर पर हमें इमेज दिखाई देना था, है ना। d को बोलते हैं ना नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर व्यू, वो कितना होता है हमारा, d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। फोकल लेंथ हमारा 6.25 था, कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम में कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगी m = 1/4, यानी मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो 5 है। कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर होगा तो इमेज का हाइट 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब 5 गुना ज्यादा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा सेट नंबर 4 का। सेट नंबर 4 से एक और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये सेट नंबर 4 से देखो फिर से कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, बहुत क्वेश्चन आए हुए न्यूमेरिकल्स के।
तो क्वेश्चन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, तो आपका एग्जाम में गलत होने के चांसेस बहुत है। तो लिखता है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। अब देखो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वाई दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और इक्वल टू लिखा है 30 साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स, ठीक। तो पूछा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या है कि आपको बड़े अच्छे से ध्यान यानी ध्यान पूर्वक इसको क्वेश्चन को करना है। कैसे, हमारा जो इक्वेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वेव के लिए, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको थोड़ा कंपेयर कर दे पुराने इक्वेशन से। तो जहां पर k की जगह क्या है, k की जगह आपका दिया है 300 पाई, दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, कि जहां पर जो मैंने k लिखा है, इस k की वैल्यू क्या यहाँ पर देखो, तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 300 पाई, यानी k की वैल्यू कितनी है, 300 पाई। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी होगी, 300 पाई हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। अब k की वैल्यू होती कितनी है ना, तो k जो होता है उसको लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना फॉर्मूला, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 300 पाई, पाई से पाई मरेगा, 2 से जाएगा 300, 150 टाइम्स में, तो लैम्डा के लिए आ जाएगी 1/50 मीटर, ठीक है। यूनिट इसका मीटर होगा क्योंकि यहाँ पर उसने मीटर में लिखा हुआ है ना, वोल्ट पर मीटर था, तो यहाँ भी जो लैम्डा आएगा वेवलेंथ आएगा वो हमारा 1/150 मीटर आ जाएगा, ठीक। सेकंड पार्ट पूछा है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हमसे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा गया है ना, पूरा कि कैसा एक्सप्रेशन होगा। तो देखो करना क्या है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, है ना, वही वो सेम चीज होगा। अब बी नॉट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, सबसे पहली बात, है ना, बी नॉट कितना होगा। तो ई नॉट की वैल्यू में गिवन थी 30 वोल्ट पर मीटर, है ना, यही तो 30 क्या था, ये तो हमारा पीक वैल्यू है ई नॉट 30, ठीक है। और ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू बी नॉट, ठीक है, सी इंटू बी नॉट, तो बी नॉट के लिए हो जाएगा ई नॉट बाई सी, तो ई नॉट के लिए हो गया 30 और सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10⁻−7 टेस्ला, ठीक है। बी नॉट कितना आ गया हमारा, बी नॉट के लिए 10⁻−7 टेस्ला। तो बी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू साइन 2 इंटू 10⁻11t माइनस 300 पाई एक्स इंटू टी टेस्ला, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो बी की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट, बी की वैल्यू हो जाएगी 10⁻−7 इंटू साइन 2 इंटू 10⁻11t माइनस 300 बाई एक्स इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा बी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और पॉइंट मुझे बताना था कि आखिर इसका डायरेक्शन है किधर, है ना, ये बी किधर चल रहा है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किधर चल रहा था, वो चल रहा था हमारा वाई एक्सिस में, ठीक। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है हमारा, यानी सी, है ना, जिसकी स्पीड है ये किधर चल रही है, ये हमारा दिखेगा एक्स, है ना, एक्स लिखा है, मतलब ये चल रहा है एक्स एक्सिस में, है ना। तो मैंने बताया था क्या होता है, ई नॉट इक्वल टू सी क्रॉस बी नॉट, ठीक। ई नॉट का डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस, मतलब जे के डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हमारा वेव चल रहा है एक्स एक्सिस में, तो ये चल रहा है हमारा आई। तो बताओ आई क्रॉस क्या होना चाहिए कि वैल्यू जी आए, है ना, हम ऐसे निकालते हैं ना आई जे के, देखो आई जे के ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस जे तो होता है हमारा के, जे क्रॉस के करेंगे तो आगे मिल जाएगा हमें आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो मिलता है जे, है ना, के क्रॉस आई करेंगे तो मिलेगा जे। तो अगर हम आई क्रॉस माइनस के करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि आई क्रॉस माइनस के की वैल्यू होती है ना, वो होती है जे। तो यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, जहां तक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका करेक्ट आंसर है ना, यहाँ तक भी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो बी की वैल्यू जेड, है ना, बी जेड, या फिर इसको आप लिख सकते हो माइनस जेड, है ना, ये भी लिख सकते हो। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो आपसे बी की वैल्यू आप लिख सकते हो बी इक्वल टू 10⁻−7 साइन 2 इंटू 10⁻11t माइनस 300 पाई एक्स टेस्ला टी, ठीक है। तो अगर ये जेड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, काम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, फिर से देखो क्वेश्चन में सेट नंबर 4 का क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि एन एसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज is connected across a 20 ohm resistor and a 2 मिली हेनरी इंडक्टर इन सीरीज, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दिया था, है ना, 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस दिया 20 ओम और एल दिया 2 मिली हेनरी। तो है ना, तो यहाँ पर एक्स सी कितना होता है ना, एक्स सी नहीं एक्स एल होगा ना, यहाँ थोड़ा चेंज करना है, एक्स एल क्योंकि इंडक्टर लगा है, तो एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल,
ठीक है, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल को लीजिएगा 2 पाई एफ इंटू एल। तो वैल्यू क्या रख के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.63 ओम, है ना। कितना आ गया, एक्स एल आ गया 0.63 ओम। ये एक्सएल की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है इम्पीडेंस का? इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू 10⁻² प्लस एक्स एल। सॉरी, जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू 20 रख लेंगे और एक्सएल की वैल्यू 0.63 का स्क्वायर कर लेंगे। वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 400.3969। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 20.00099, यानी इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 20 ओम भी हो सकता है। मतलब इस पूरे सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो किसके चलते आएगा? वो हम कह सकते हैं कि वो नेट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस से चलते आएगा, क्योंकि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना है 0.63 ओम, यानी 1 ओम से भी कम है। तो नेट रेजिस्टेंस किसका होगा? वो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा रेजिस्टर के कारण ही होगा, जो कि 20 ओम है ना। यानी 20 टाइम्स से भी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, और इंडक्टर सिर्फ करेगा 0.63 ओम का। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंथ्स। ठीक है, व्हेन टू लेंथ्स ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो नहीं करूंगा, फर्स्ट पार्ट उसने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हमें पूछा गया है एक्सप्रेशन, मैंने वहां बताया है इसके, जब मैंने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराए थे या सेट नंबर 4 में कराया है, वहां नहीं बताऊंगा, वहां पर आप जाके देख लेना। और बी पार्ट कहते हैं कि व्हेन द टू लेंथ्स ऑफ इक्वल फोकल लेंथ बट डिफरेंट नेचर इज प्लेस इन कांटेक्ट व्हाट इज विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? अगर दो इक्वल फोकल लेंथ लेकिन डिफरेंट नेचर के, मतलब एक है हमारा कॉन्वेक्स है तो दूसरा कैसा है, कॉनकेव है, अगर इन दोनों को आपस में रखेंगे तो बताओ इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो देखो कुछ क्या किया मैंने, यहाँ पर दो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ध्यान देखना यहाँ पर पहले फिगर में। एक ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा येलो कलर का, और इससे बगल में क्या लगा दिया हमने, कॉनकेव। दोनों का फोकल लेंथ क्या है, एक का F1 है दूसरे का F2। ठीक, तो F1 जो होगा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जिसको हमने लिख लिया 1 + 1f, और F2 को लिख लिया हमने -f। क्यों? क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, दोनों का जो फोकल लेंथ है वो इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी एक का f है तो दूसरे का -f है। ठीक, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/f, और F2 की वैल्यू लिखेंगे हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/-f। रखेंगे 1/f, यानी फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, यहाँ से हो गया हमारा 0। ठीक है, तो 1/0 हो गया, तो 1/0 को क्या लिख सकते हैं, यानी फोकल जो इक्विवेलेंट जो हमारा 1/0 क्या होता है, वो हमारा टेंड करता है हमेशा इन्फिनिटी को, यानी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब है कि ये जो लेंस है, यानी अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस को अगर दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है, अगर आप उन दोनों को एज ए कॉन्टेक्ट रखोगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए सिंपल ग्लास के जैसा। ठीक है, समझ लो एक सिंपल ग्लास है, और सिंपल ग्लास का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, एक ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ होता है हमेशा इन्फिनिटी। इसके बाद आई थिंक से पूछा गया था, हाँ, और थर्ड और सेकंड पार्ट क्या पूछा गया हमें, जो सी पार्ट पूछा गया है कि हेंस राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो सी पार्ट क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर 1/p। पावर क्या होता है, p इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो p इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट। 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखो 0 आ गई है, तो पावर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0 डायोप्टर, है ना। कितना हो जाएगा पावर, कितना हो जाएगा, 0 डायोप्टर। मतलब सिंपल सा है कि अगर आप एक ग्लास, सिंपल देखो ग्लास देखो ना, एक घर में एक कांच का टुकड़ा देखो, क्या कांच के टुकड़े का कोई पावर होता है? नहीं, 0 पावर होता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकल लेंथ कैसा, इन्फिनिटी है, मतलब वो एक सिंपल ग्लास है, तो सिंपल ग्लास का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, तो उसका पावर कितना होता है, 0। तो मैंने क्या कहा, ये कैसा बिहेव कर रहा था, ये सिंपल ग्लास यूज कर रहा था, जिसके जैसा बिहेव कर रहा था, तो इसका जो पावर होगा वो पावर भी कितना हो जाएगा, 0 डायोप्टर। मतलब कोई भी, यानी उसका पावर कितना है, 0। हम बोलते हैं ना, अगर मैं चश्मा लगाने से पावर 0, मतलब वो एक सिंपल ग्लास है ना। ना ही वो कॉन्वेक्स है, ना ही वो कॉनकेव है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है सेट नंबर 5 में। अब है ना, सेट नंबर 5 का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया इंपॉर्टेंट आपसे। तो पूछा गया था व्हाट आर डी ब्रोगली वेव्स, ये तो मैंने बता दिया है ना, ये मैंने जाके लेक्चर देख लेना, या भी इसका हम एक रिवीजन कराएंगे तो वहां आप देख लेना। इसका थर्ड पार्ट पूछा गया कि व्हाट विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो क्या करना है, इसके लिए एक वैल्यू याद रखना है ना। काइनेटिक एनर्जी में दिया था, काइनेटिक एनर्जी का 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखो, है ना, कि ये किसके लिए है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। मैंने क्योंकि क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी क्या किया हमने। लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। ठीक है, यानी मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम क्या होता है, 2m इंटू के ई। ठीक है, पता होगा ना, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p। h/p को लिख सकते हैं 1/√ऑफ
2m इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का, h अपॉन, इसको लिख सकते हो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, ठीक, इंटू के ई को आप सकते हो, है ना, के ई को आप कह सकते हो क्यूब इंटू वी नॉट लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पे पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ पर कैसे रख के सॉल्व किया है, मैंने यहाँ पे जो पूरा वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से रख के सॉल्व किया। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आती है 1.27, है ना, ये वैल्यू याद रखना हमेशा। ये होता है लैम्डा की वैल्यू होती है 1.27, 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वी, ठीक। वी क्या होता है हमारा पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी होता था हमारा के ई मैक्स इक्वल टू होता ई वी नॉट, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, और क्या करना है, वी की जगह क्या पुट करेंगे, जो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ना, बस ये 100 पुट करते हैं, ठीक है। इसको रख के सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 112.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 100 करोगे तो ये वैल्यू आती है 1.227 एंगस्ट्रॉम, है ना। याद रखना कि जो वेवलेंथ आती है हमेशा वो एंगस्ट्रॉम में आती है ना, लैम्डा नैनोमीटर में भी नहीं आती है, मीटर में भी नहीं आती है, ये वैल्यू हमेशा एंगस्ट्रॉम में आती है, यानी इसका वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। अब बोलो सर ये तो काइनेटिक एनर्जी दिया था, तो आपने सर वी कैसे लिख लिया, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है के ईवी होता है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू क्या लिख लेंगे ईवी, ठीक। ई से ई मरेगा तो क्या मिलेगा, वोल्टेज कितना हो गया वी के लिए हो जाएगी 100 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर दिया 100 वोल्ट, है ना। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 100 पुट किया है पूरी वैल्यू करके। और बाकी एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर एच की वैल्यू को पूरा सॉल्व करके तो ऊपर वैल्यू आती है 12.27, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। इस पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया था कि एन इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ एसी इज आई इक्वल टू 20 sin 200 पाई टी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ये आपका थीम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं। तो आई की वैल्यू आई नॉट, आई की वैल्यू 20 sin 2 पाई टी थी, हमें पता जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से आई नॉट होता है हमारा पीक वैल्यू, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले इक्वेशन कम से कंपेयर करो, तो अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो बोलोगे सर आई नॉट की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर, तो पीक वैल्यू कितनी होगी 20 एम्पियर, ठीक। अच्छा ये हो गया सेकंड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट पूछा था हमसे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ओमेगा कह सकते हैं, ओमेगा कितना है यहाँ पर, ओमेगा की जगह आपको दिखा जाएगा जैसे 200 पाई है, तो 200 पाई, और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ, है ना। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ इक्वल टू 200 पाई, पाई से पाई मरा, 2 से गया ये 200 100 टाइम्स में, तो फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 100 हर्ट्ज, ये भी आ गया, ठीक। थर्ड पार्ट पूछा है कि आपको बता दो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो आई आरएमएस क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो आई नॉट हमारा आया था 20 एम्पियर था, डिवाइड बाई रूट टू करेंगे तो आई आरएमएस की लिए जाएगी 10 रूट टू एम्पियर। तो ये आपका तीन पार्ट पूछा गया था, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 14, है ना। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे सेट नंबर 5 पे, तो आप देख सकते हो कितना न्यूमेरिकल्स पूछा गया है ना। और न्यूमेरिकल्स यहीं से आएगा, न्यूमेरिकल्स इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इतना न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो बहुत कर लिया। पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख लेंगे आप प्लस 20 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट को की डिस्टेंस हमेशा -25 सेंटीमीटर होगा ना, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि लेंस के हमेशा हम पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। लेंस के पीछे रखेंगे, जब भी लेंस के पीछे रखेंगे तो चीजें क्या लेते हैं नेगेटिव, है ना। लेंस के आगे, यानी ये लेंस का पीछे भाग हो गया, इसको बोलते हैं पीछे का भाग है, ये लेंस का आगे का भाग है, तो लेंस के पीछे जो भी चीज रहेगा वो होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव। तो पूछा फाइंड द पोजीशन एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी v कितना है। तो लेंस फॉर्मूला यूज कर ले यहाँ पर, तो 1 बाई वी इक्वल टू माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, यानी 1 बाई वी की वैल्यू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा, यानी 1 बाई वी की वैल्यू 1 बाई 20, एफ के लिए 1 बाई 20 थी, प्लस यू की वैल्यू माइनस 1 बाई 25। रख के सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया हमने 100 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1/100, यानी यहाँ पर 1 बाई वी के लिए 1/100 आ गई, दैट मीन्स की जो v है वो हमारा 100 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है लेंस के आगे बन रहा है। कैसी वैल्यू आ गई v पॉजिटिव है, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज हमारा आगे बन रहा है, दिख भी रहा होगा इमेज आगे बन रहा है लेंस के, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट पूछा गया फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, है ना, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो m इक्वल टू होता है v बाई यू, है ना, लेंस के केस में ये v बाई यू होता है सिंपल, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई 100 और u कितना था -25,
करके सॉल्व करेंगे तो एम की रहेगी -4। -4 का मतलब क्या है, इमेज बन रहा है 4 गुना बन रहा है, और माइनस साइन का मतलब है कि जिधर रखा था ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज कहाँ बना, नीचे, मतलब इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब उल्टा बनता है। इसलिए माइनस साइन बस यही बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और कितना बन रहा है, माइनस साइन का बस यही मतलब है। और 4 का मतलब वो कि कितना बड़ा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 1 सेंटीमीटर होता तो इमेज का हाइट कितना होता, इमेज का हाइट 4 सेंटीमीटर होता, यानी 4 गुना होता। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमने किया पूरे फिजिक्स 5 सेट का न्यूमेरिकल्स, है ना, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। एक दो न्यूमेरिकल्स और इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे नहीं हो, मतलब मैक्सिमम जो अच्छे न्यूमेरिकल्स थे वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी हर चैप्टर का मैंने 5 मार्क्स का मैंने वो वीडियो बनाया है, 3-4 चैप्टर का बनाया है मैंने। 2 चैप्टर और बाकी है, उसका भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, तो बाकी वहां पर देख लेना। और मॉडल सेट का सॉल्यूशन पढ़ के जाओ, पूरे आंसर को अच्छे से पढ़ के जाओ। मेरे वीडियो पर मैंने सबका अपलोड किया है, छोटे छोटे पार्ट में मैंने सभी सेक्शन सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड करके बनाया है, छोटे छोटे वीडियो, ताकि आप छोटे छोटे वीडियो देखो, समझो और उसका अपना नोट्स बनाओ और उसको वहां से रिवीजन करो। ठीक है, तो बाकी और भी कुछ क्वेश्चन होगा वो आपको हम यहाँ पर बताते रहेंगे।